बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। हम MTH 603 के जो फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन है उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट के साथ हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हम 125 MCQs जो हैं वो फुली जो कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ताकि इससे आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनमें भी हेल्प हो जाए। और दूसरा, अगर क्वेश्चन की थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज होती है तो आप उसको कैटर कर सकें, आप उसको जो है वो इस्तेमाल करके मेथड को वो MCQ सॉल्व कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स और प्रिपरेशन वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को लाजमी लाइक करें शुरू करने से पहले, और जितना भी हो सकता है आप दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला ये बेस्ट वीडियो होने जा रही है MTH 603 की ऑब्जेक्टिव वीडियो। जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं ये उनसे बेस्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला। तो कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाकी आपका ये काम है कि वीडियो शुरू होने लगी है, इससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इन सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है y डैश इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y, और हमें एक इनिशियल कंडीशन दी गई है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, h इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें y ऑफ 0 की वैल्यू 1 दी गई है और h की वैल्यू 1 दी गई है। हमने आइलर मेथड से y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये थोड़ी सी एक ट्रिक होती है। ये देखें, ये जो y के अंदर वैल्यू है ये x नाट की वैल्यू होती है, आपने याद रखना है ये वाली वैल्यू x नाट की होती है, और ये ओवरऑल वैल्यू जो होती है इस पूरी वैल्यू को y नाट की वैल्यू बोलते हैं। अंदर वाली वैल्यू x नाट की है और ओवरऑल वैल्यू जो है वो y नाट की बनती है। तो h की वैल्यू हमें 1 दे दी गई है। तो आइलर फार्मूला हम पहले लिखते हैं। आइलर का फार्मूला क्या है? वो होता है yn+1 yn+h और फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन हमारा पूरे का पूरा फंक्शन की वैल्यू xn और yn पर। अब देखें, हमारा यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ये हमारा गिवन फंक्शन है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो x नाट की होती है, तो ये 0 के बराबर है। ये ओवरऑल वैल्यू y नाट की होती है, तो ये 1 के बराबर है। h की वैल्यू हमें 1 दे दी गई है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो दो पॉइंट्स गिवन है ना, एक्स नाट और वाई नाट, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इस पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्योंकि देखें ना, हमने एक्स एन वाई एन फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं है, यहाँ पे 0 0 है। तो हम एक्स नाट पे और वाई नाट पे फंक्शन की वैल्यू, यानी फंक्शन की वैल्यू 0,1, एक्स नाट 0 है, वाई नाट 1 है, तो एफ हम एवेल्यूएट करेंगे फंक्शन 0,1 पे। तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, तो ये 2 आंसर आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे n है फार्मूले में, वहाँ पे 0 पुट करते हैं। तो देखें, जब यहाँ पे n की जगह पे 0 पुट किया तो ये y1 बना, क्योंकि हमने y1 ही तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। इज़ इक्वल टू यहाँ पे y नाट बनेगा जब n की जगह पे 0 पुट करेंगे। यहाँ पे x नाट y नाट, फंक्शन की वैल्यू एट x नाट y नाट। तो देखें, y नाट हमने क्या वैल्यू है 1, तो ये 1 रखा इसकी जगह पे, प्लस h की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 रखा। फंक्शन की वैल्यू x नाट y नाट पे कितनी आई थी 2, तो ये हमने यहाँ पे 2 रख के इसको सॉल्व किया, तो y1 की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो मैंने आपको ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्क्रिप्शन के साथ बता दिया है। तो आप होप्स हो कि नेक्स्ट इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। थोड़ी सी चेंजिंग होती है, या तो फंक्शन में चेंज होता है या इनिशियल वैल्यू में चेंज होती है, बाकी सारा मेथड इसी तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रंकेशन एरर इन मिलनेस करेक्टर फार्मूला इज़, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रंकेशन एरर इन मिलनेस करेक्टर फार्मूला, तो जो ट्रंकेशन एरर है मिलने करेक्टर फार्मूला में, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? उसकी मैग्नीट्यूड होती है 1/90 h डेल्टा की पावर 4 y नाट डैश, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला या मैग्नीट्यूड जो है मिलने करेक्टर फार्मूला की आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलने प्रीडिक्टर फार्मूला की भी मैग्नीट्यूड, उसकी भी ट्रंकेशन एरर आता है, तो वो मैंने मेरे ख्याल में नहीं लिखी हुई, तो आपने वो सर्च आउट करना है। तो देखें, यहाँ पे अगर करेक्टर फार्मूला मिलने करेक्टर आएगा तो ये आ जाएगा। एक होता है मिलने प्रीडिक्टर फार्मूला, तो उसके लिए जो है वो एक और वैल्यू है, वो अभी फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है, तो आप वो हैंड आउट से सर्च कर सकते हैं। ये दोनों इकट्ठी लिखी हुई हैं हैंड आउट में।
मिलने करेक्टर के लिए आपने ये मैग्नीट्यूड लिखनी है ट्रंकेशन एरर की, और मिलने प्रीडिक्टर के लिए आपको एक और फार्मूला होगा, वो आपने लाजमी देखना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कि वाइल अप्रॉक्सीमेटिंग सिम्पसन 1/3 रूल वी अप्रॉक्सीमेट एफ ऑफ एक्स इन फॉर्म ऑफ। तो देखें, अगर आपने 1/3 सिम्पसन के दो तरह के रूल है, एक 1/3 रूल है, एक 3/8 रूल है। तो जब आपने 1/3 रूल को अप्रॉक्सीमेट करना है तो आपने फंक्शन की जो फॉर्म लेनी है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म लेनी है, यानी फंक्शन आपका किस शक्ल का होगा, क्वाड्रेटिक शक्ल का, a + bx + cx², ठीक है। ये आपकी फॉर्म होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है वाइल अप्रॉक्सीमेटिंग सिम्पसन 3/8 रूल वही अप्रॉक्सीमेट एफ ऑफ एक्स इन फॉर्म ऑफ। अब क्यूबिक फॉर्म में हम इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स अप्रॉक्सीमेटेड a + bx + cx² + dx क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों आपने याद रखने, 3/8 को हम इसमें करते हैं और 1/3 को हम इसमें अप्रॉक्सीमेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू अप्लाई सिम्पसन 1/3 रूल द नंबर ऑफ इंटरवल्स मस्ट 6। तो देखें, जब भी आपने एक यूनिवर्सल कानून याद रख लेना है कि जब भी आपने 1/3 को अप्लाई करना है तो आपके जो नंबर ऑफ़ इंटरवल्स होने चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, कोई ना कोई जो भी आपका ऑप्शन में इवन नंबर होगा वो 1/3 रूल के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन जब 3/8 रूल की बात करेंगे तो उसमें जो इंटरवल होगा उसमें ऐसा नंबर ऑफ़ इंटरवल्स होंगे जो मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे, यानी कि या तो वो 3 होगा या 6 होगा या 9 इंटरवल्स होंगे या 12 इंटरवल्स होंगे, ठीक है। यानी कि 1/3 जो रूल है उसके लिए नंबर ऑफ़ इंटरवल्स इवन नंबर्स होने चाहिए, और 3/8 रूल जो है उसके लिए नंबर ऑफ़ इंटरवल्स हमारे मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, यानी 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह सो ऑन चलते जाएंगे। तो ये मैंने आपको कानून बता दिया है। अब कोई भी आपको इंटरवल आएगा तो आपने उसमें जो है 1/3 के लिए इवन नंबर और 3/8 के लिए मल्टीपल ऑफ 3 इंटरवल्स आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इन फोर्थ आर्डर रुंगे कट्टा मेथड K2 = तो देखें, रुंगे कट्टा मेथड जो है उसमें K1, K2, K3, K4 ये चारों जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों MCQs के हवाले से पेपर में लाजमी आती हैं, तो आपने चारों को याद करना है। यहाँ पे मैं 2 लिखने जा रहा हूँ, बाकी 2 मैं आगे आपको बता दूँगा। K2 की वैल्यू होती है h/f xn + h/2 yn + k1/2। तो K2 की बात करेंगे तो यहाँ पे K1 आएगा, K3 की बात करेंगे तो यहाँ पे K2 आएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो देखें, K2 हमारे पास ये है, यही उसने क्वेश्चन में पूछा है, साथ मैंने आपको K3 लिख दिया है, hf xn + h/2, yn + K3 की बात करें तो यहाँ पे K2/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द इक्वेशन इज़ dy/dt = y - t/y + t, y of 0 = 1। यूज़ आइलर मेथड टू फाइंड y1 at t = 0.02, h = 0.02। तो ये उसी शक्ल का क्वेश्चन नंबर 1 की शक्ल का दोबारा आ गया है। हमने सबसे पहले आइलर फार्मूला लिखा। अब हमारे पास जो फंक्शन है गिवन वो किस चीज़ में है, वो y और t में है। तो हमने क्या लिखा, y फंक्शन ऑफ t ऑफ y, ठीक है, फंक्शन ऑफ t, y, क्योंकि फंक्शन हमारा t और y में है तो हम इसको x y में नहीं लिखेंगे बल्कि t y में लिखेंगे। फंक्शन ऑफ t y = y - t y + t। यहाँ पे t0 हमें ये जो यहाँ पे y ये वैल्यू वहाँ पे x0 की थी, लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो ये t0 की वैल्यू बन जाएगी ये वाली। तो t0 0 है और ये पूरी वैल्यू y0 की होती है, तो ये 1 की वैल्यू है। तो h हमारा 0.02 है। हमने फाइंड करना है 0,1, यानी कि इस पॉइंट ये t0 y0 पर हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0,1 पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड की तो ये 1 आ गया। अब y1 किसके बराबर आ गया, y1 आता है, y1 यहाँ पे फार्मूले में जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 0 पुट करें तो ये सारा y1 बन गया, ये y0 बना। तो y0 की वैल्यू क्या है, 1, h की वैल्यू 0.02, yn फंक्शन की वैल्यू x0 y0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1.02 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 3 × dy/dx + xy² = sin x, y × 0 = 5। फॉर सॉल्विंग बाय रुंगे कट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड यू नीड टू रीराइट। सबसे पहले जब हमने इसको रुंगे कट्टा
सेकंड ऑर्डर मेथड से सॉल्व करना है तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट करेंगे। तो रीराइट कैसे करेंगे, 3dy/dx को एक साइड पे रहने दें, ये एक्स वाई स्क्वायर को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। साइन एक्स वैसे ही ये वाला उधर जाके माइनस बन जाएगा। अब क्या करना है कि 3 को उठा के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 1/3 बनेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy/dx हमारा आ जाएगा 1/3 साइन एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये इनिशियल कंडीशन हमारी वैसे ही रह जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा रीराइट करके लिखेंगे पहले, क्योंकि हमने इसको रुंगे कट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड इस्तेमाल करके सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एन अदर क्वांटिटी कैन बी मॉडल्ड एज। तो जब कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से चेंज हो रही हो, तो अगर हमने उसको मॉडल करना हो, यानी उसको हमने शो ऑफ करना हो मैथमेटिक्स की टर्म्स में, तो हम एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसमें एक डेरिवेटिव ज़रूर मौजूद होता है, जिस तरह के dy/dx। जितनी भी हम पीछे क्वेश्चन 2-3 करके आए हैं उसमें dy/dx लाजमी था, तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो जब dy/dx आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी दूसरे के हिसाब से चेंज हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने उसको मॉडल किया है कि किसकी मदद से, हमने उसको मॉडल कर दिया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से, ठीक है। तो जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से चेंज हो रही हो तो हमने उसको मॉडल करना हो तो किसकी मदद से करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास y' = x² + 2y। तो देखें y' का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy/dx। तो ये भी एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो y1 हमें 3 दिया गया है और h हमारे पास 1 है। हमने y2 फाइंड करना है आइलर्स मेथड के ज़रिए। तो देखें हमारे पास आइलर मेथड का फार्मूला सबसे पहले ये होता है yn + 1 yn + h ऑफ xn, yn। तो देखें हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स वाई की टर्म्स में है, तो हमने फंक्शन को लिखा f ऑफ xy = x² + 2y। तो यहाँ पे देखें अब हमें क्या दिया गया है, वहाँ पे हमें y0 दिया जाता था, पहले क्वेश्चंस में हमें y0 दिया जाता था, तो ये y0 की वैल्यू बनती थी। अब हमें y1 दिया गया है, y1 दिया गया है, तो ये y0 की वैल्यू नहीं होगी, ना ही अंदर वाली वैल्यू x0 की होगी। अब ये अंदर वाली वैल्यू x1 की होगी, क्योंकि देखें हमने पहले जो अंदर वैल्यू 0 थी ना, तो उसको x0 बोलते थे। अब अंदर वैल्यू 1 है, तो ये x1 की वैल्यू है। x1 की वैल्यू कितनी आ गई फिर, 1 जो अंदर वाली वैल्यू है। और ये ओवरऑल वैल्यू y0 की नहीं बनेगी, अब y1 की बनेगी, तो ओवरऑल y1 की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। ये थोड़ी सी चेंजिंग है पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। पीछे जो हमने क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर जो अंदर वाली वैल्यू थी वो x0 की बनती थी, जो कि 0 होती थी, लेकिन यहाँ पे ये 0 नहीं है बल्कि 1 है, तो ये x1 की वैल्यू 1 बनेगी और ओवरऑल y1 की वैल्यू 3 बन जाएगी, ठीक है। h की वैल्यू हमें 1 गिवन है, हम फंक्शन की वैल्यू एवेलुएट करेंगे 1,3 पर। तो जब हमने फंक्शन में ये पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई 1,3 पर। अब हमने y2 फाइंड आउट करना है। y2 फाइंड आउट करने का क्या मतलब है कि ये जो आइलर का फार्मूला है वहाँ पे हम y1 फाइंड आउट करने के लिए सारी n की जगह पे 0 पुट करते थे ना। अब हमने y2 फाइंड करना है तो n की जगह पे सब पे आपने 1 पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पे देखें 1 + 1 क्या बनता है, y2 बनता है। तो y2 हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे n की जगह पे y1 बना प्लस यहाँ पे x1 y1। तो देखें y2 हमारे पास इस तरफ बन गया, y1 की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो 3 आ गई, प्लस h की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया। फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पर, क्योंकि जब हमने 1 पुट किया तो ये अंदर x1 y1 बना, तो फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे थी 7। ये हम कैलकुलेट करके आए थे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। द ग्लोबल एरर इन सिम्पसन्स 1/3 रूल इज़, ग्लोबल एरर जो सिम्पसन 1/3 रूल में होता है वो ऑर्डर किस ऑर्डर का होता है, H4 ऑर्डर का, ठीक है। H4 ऑर्डर का ग्लोबल एरर होता है सिम्पसन 1/3 रूल में। और अगर 3/8 रूल की बात करें तो 3/8 रूल में भी ग्लोबल एरर जो होता है सिम्पसन 3/8 में जो ग्लोबल एरर होता है वो भी ऑर्डर H4 का होता है, ठीक है। वो भी दोनों ग्लोबल एरर्स, चाहे वो 1/3 हो रूल, चाहे वो 3/8 रूल हो, दोनों में जो ग्लोबल एरर होता है वो ऑर्डर H4 का होता है। लेकिन अगर लोकल एरर की बात करें, ये तो हम ग्लोबल एरर्स की बात कर रहे थे ना, तो अगर लोकल एरर की बात करें तो वो ऑर्डर H5 का होता है। ये आपने 2-3 MCQs यहाँ से बनते हैं, तीनों को याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है इन सेकंड अंडर रुंगे कट्टा मेथड K1 इज़ गिवन। तो जो सेकंड अंडर हमारे पास रुंगे कट्टा मेथड है उसमें K1 की वैल्यू क्या होती है। देखें मैं आपको K2 और K3 की वैल्यू बता के आ चुका हूँ, अब K1 की वैल्यू बता रहा हूँ। तो K1 हमारा होता है HF, H को आपने सिंपल फंक्शन की वैल्यू से ज़रब दे देनी है।
ये के वन की वैल्यू है एच एफ एक्स एन कोमा वाई एन, एच एफ एक्स एन कोमा वाई एन, ये आप के वन की वैल्यू याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्लोबल एरर ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल इज़ एज ग्लोबल एरर ऑफ सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो ये मैं आपको पहले भी बता के आ चुका हूँ कि जो ग्लोबल एरर सिम्पसन 1/3 रूल का है वो उसी तरह है जिस तरह के सिम्पसन 3/8 रूल का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ गिवन टेबल ऑफ वैल्यूज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वाई फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड। अगर आपके पास कोई गिवन टेबल ऑफ वैल्यूज़ है तो आपने अगर आपका जो प्रोसेस है एस्टिमेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ वाई, तो आपका जो वाई की वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट करने का जो प्रोसेस है फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी दरमियानी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, तो ये दरमियानी वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा आंसर इंटरपोलेशन आ जाएगा। इंटरमीडिएट से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इंटरपोलेशन आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने बाई हार्ट याद रखना है, इसमें कोई वैसे समझाने वाली चीज़ नहीं है। ए थर्ड ऑर्डर ODE कैन बी रिड्यूस टू अ सिस्टम ऑफ डैश फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके पास कोई थर्ड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसको एक सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो देखें 3 फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि आप एक थर्ड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस बना सकते हैं। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो ये काफ़ी जगह पे इनकरेक्ट लगा हुआ था तो मैंने ये जो है वो करवाया है, ठीक है, चेक किया है, तो इसका आंसर 3 आता है। तो y1 फॉर एग्जांपल देखें, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी y1 = y, दूसरी आ जाएगी y2 = dy/dx, तीसरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी d2y/dx²। ठीक है, तो देखें हमने एक जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उससे हमने सिस्टम ऑफ 3 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 2 सेगमेंट ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज़ एग्जैक्ट फॉर इंटीग्रेटिंग एट मोस्ट डैश ऑर्डर पोलिनोमियल। तो जितना भी जो भी ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो डिग्री 1 या लेस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी डिग्री 1 या लेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आप उसको 2 सेगमेंट ट्रेपेजॉइडल रूल भी बना दें तो फिर भी वो 1 या डिग्री लेस के लिए ही कारआमद साबित होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल, यानी जिसकी डिग्री फर्स्ट हो या उसका ऑर्डर 1 हो या फर्स्ट ऑर्डर हो, ठीक है। तो जो 2 सेगमेंट ट्रेपेजॉइडल रूल है ये भी इंटीग्रेशन एग्जैक्ट इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन से पोलिनोमियल को, फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल को हम इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। डैश डिफरेंस इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स। तो देखें जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है इसका आंसर आएगा डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस में अगर आप जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको चेंज भी कर देंगे तो फंक्शन की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। तो देखें अगर आप x0 x1 है तो इसको x1 x0 करते हैं तो ये दोनों बराबर ही रहेंगे, ठीक है। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इज यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग वैल्यूज़ ऑफ y नियर द बिगनिंग ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़। तो अगर आपका जो आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है अगर वो क्लोज है सेट ऑफ वैल्यूज़ के, यानी अगर आपको इसकी हम एक एग्जांपल भी नेक्स्ट करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपने जो वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपकी वो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो करीब है सेट ऑफ वैल्यूज़ के, उसके स्टार्ट में कहीं उसके स्टार्ट में ही उसके करीब पाई जा रही है, यानी कि जो आपको सेट ऑफ वैल्यूज़ दिया गया है और जो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो अगर आप उनको रिक्वायर्ड वैल्यू को देखें तो आपके वो किसी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कहीं पाई जा रही है, तो हम उस पर फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड फार्मूला जो है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडम्स मोल्टन फोर्थ ऑर्डर मेथड इज़ अ मल्टी स्टेप मेथड वेयर वी अज्यूम दैट द सॉल्यूशंस टू द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आर नॉन एट पार्ट 4 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स। तो देखें ये जो होती है, जो आपके पास एडम मोल्टन फोर्थ ऑर्डर मेथड होता है, ये एक मल्टी स्टेप मेथड होता है और आपने अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, तो आपको जो पिछले 4 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स होंगे वे जो पीछे आप फाइंड आउट करके आए होंगे वो आपको ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आपने जो फोर्थ ऑर्डर के लिए आपको पिछले 4 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, यानी फोर्थ ऑर्डर अगर आपने मेथड इस्तेमाल करना है तो आपको पिछले 4 जो हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, 4 जो इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्ट ऑपरेटर ई इज़ डिफाइंड एज ई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू
फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये इसका करेक्ट आंसर है और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी आपका वैसे जो ऑप्शन है वो ये है, लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ किताबों में ये भी लिखा होता है, तो आपने दोनों याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमें ये एक टेबल ऑफ वैल्यूज़ दिया गया है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ एक्स की हैं 1, 1.05, 1.10, 1.15, 1.20, 1.25। तो वाई की वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं। हमने इंटरपोलेट करना है फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज़ इक्वल टू 1। तो वो पूछ रहा है कि हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो देखें ये जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है एक्स इज़ इक्वल टू 1, तो देखें ये जो एक्स की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, क्या ये कहीं उसके स्टार्ट में ही पड़ी हुई है या उसके एंड पे है। तो अगर ये कहीं स्टार्ट पे पड़ी हुई है तो हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर ये वैल्यू कहीं हमें एंड पे मिलती है, यानी यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यूज़ में कहीं मिलती है, तो हम उसके लिए न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर कहीं सेंटर में पड़ी हुई है तो उसको हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो एक्स इज़ इक्वल टू 1 देखें ये बिल्कुल स्टार्ट में पड़ा हुआ है, एक्स इज़ इक्वल टू 1। जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो टेबल में हमें शुरू में ही वो मिल रही है, तो उसके लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कहीं हमें लास्ट पे मिलती है टेबल की वैल्यूज़ में, तो हमें वहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। गिवन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस वाई की 3 माइनस 3xy वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, वाई 0, 1, 2, 3, 4। वी फाइंड एफ ऑफ 2.5, 3.5। तो ये इंटरपोलेशन इन 2 डायमेंशन है। तो देखें इसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स और वाई, तो जो इसकी इंटरपोलेशन होगी वो 2 डायमेंशन में होगी। अगर सिंगल वेरिएबल है तो इंटरपोलेशन इन 1 डायमेंशन होगी, अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो इंटरपोलेशन इन 3 डायमेंशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इन लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला LIXJ इज इक्वल टू। तो LIXJ जो है वो किसके बराबर होता है, इसके 2 केसेस हैं। LIXJ इसके 2 केसेस हैं। इसकी वैल्यू 1 होगी अगर i इज़ इक्वल टू जे है, यानी अगर ये वाला i और j दोनों बराबर हैं तो LIXJ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है, i जो है वो बराबर नहीं है j के, तो फिर इसकी वैल्यू हमें 0 मिलेगी। तो देखें इसका फाइनल आंसर जो है जो ऑप्शंस में दिया गया वो है 1 फॉर i इज़ इक्वल टू जे। बाकी सारे गलत होंगे, कहीं पे यहाँ पे 0 लिखा होगा तो 0 फॉर i इज़ इक्वल टू जे, ये तो गलत है। जब दोनों बराबर होंगे तो हमें वैल्यू 1 मिलेगी, बस आपने ये याद रखना है। और जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो हमें वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। ये 2 केस याद रखें, उनमें से आपको जो करेक्ट आंसर लगेगा वो आपने लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स x0, y0, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 द 0 ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस विल बी। तो देखें ये जो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ये आपने इनको जो है वो कॉन्सेप्ट से याद रखना है। तो देखें जो हमारे पास 0 ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस होता है वो y की वैल्यू x0 पे, जिसको हम y0 भी बोलते हैं, जिसको हम y0 भी बोलते हैं, वो हमारे पास होता है 0 ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस। तो y0 को हम इस तरह भी लिखते आए हैं ना पीछे, y ऑफ x0, क्योंकि हमने पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने आपको बताया था ना कि जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, x0 की, और ये पूरी ओवरऑल वैल्यू किसकी होती है, वो होती है y0 की। तो y0 को हम 0 ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस बोलते हैं। तो y0 हमारा जब 0 ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस होगा तो y0 को हम इस तरह भी लिखते हैं। तो इसका आंसर y ऑफ x0 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये वैल्यू जो होगी, ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी डिवाइडर 0 ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस की। और अगर वो फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस बोले तो y इंटू x0, x1, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, x0 के साथ x1 को बढ़ा देना है, तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको वो सेकंड ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस बोले तो x0, x1 के साथ आपने x2 भी लगा देना है, ठीक है। कॉमा डाल के अंदर आपने x2 भी डाल देना है। तो ये कौन सा बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा सेकंड ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस हमारा y0 के बराबर होता है। और y0 को हम कैसे लिखते हैं पिछले क्वेश्चन में, y इंटू x0, क्योंकि अंदर जो वैल्यू होती है वो x0 की होती है, तो इसको हम y इंटू x0 भी लिख सकते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस को हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडर डिफरेंस को हम लिखते हैं y ऑफ x0, x1। यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम इसमें x1 को इंक्लूड कर देते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए हम इसमें मज़ीद x2 को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ देयर आर n+2 वैल्यूज़ ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू n+2 वैल्यूज़ ऑफ x। अगर आपके पास y की n+2 वैल्यूज़ हैं
फॉर n+2 वैल्यूज़ ऑफ x देन वी कैन रिप्रेजेंट द फंक्शन f ऑफ x बाई अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो देखें जो हमारे पास जितनी वैल्यूज़ होती हैं x और y की, जितनी वैल्यूज़ होती हैं जो पोलिनोमियल की डिग्री होती है उससे एक कम होती है। तो देखें x और y की वैल्यू n+2 है, x की वैल्यू भी n+2 है, y की वैल्यूज़ भी n+2 हैं, तो पोलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो इससे एक कम होगी, तो इसको हम n+1 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स 4,1.3, 8,1.5 एंड 12,1.9 द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल विल बी। तो देखें सबसे पहले x का एक कॉलम बनाएं, x में है 4, 8, 12, तो 4, 8, 12 आ गया। y में हमारे पास है 1.3, 1.5, 1.9, तो ये आ गया। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास है 0.05 और 0.1। तो देखें अगर आप वहाँ पे ऑब्ज़र्व करें तो आपको x और y जो ऑप्शंस होंगे ना, x और y की वैल्यूज़ आपको सेम मिलेंगी, ठीक है। x और y की वैल्यूज़ आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेंगी, ठीक है। तो आपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिवाइडेड डिफरेंस के लिए आपने क्या करना होता है, फर्स्ट के लिए आपने करना होता है जो पहली दो वैल्यूज़ हैं y की, जो दो पहली वैल्यूज़ हैं दूसरी वैल्यू को माइनस कर देना होता है फर्स्ट में से, ठीक है। तो 1.5 माइनस 1.3 और डिवाइड कर देना होता है x की दूसरी वैल्यू से -4, x की दूसरी माइनस x की पहली वैल्यू, तो 1.45 माइनस 1.3, 8 माइनस 4, तो 0.2/4, तो इसका आंसर 0.05 बनेगा। तो देखें इसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमारा 0.05 आ गया। ये देखें, अगर ये नीचे वाला भी आपने फाइंड आउट करना है, अगर आपको x और y की तीन वैल्यूज़ दी गई हैं तो इसके दो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आएंगे, ठीक है, और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस सिर्फ एक आएगा, ठीक है। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए आपने क्या करना होता है, 0.1 में से आपने ये वाली माइनस करके 12 में से ये एक छोड़ के आपने माइनस करनी है, यानी 12 में से, क्योंकि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है ना, तो एक छोड़ के दरमियान वाली इसको इसमें से माइनस करें और डिवाइड किससे करना है, 12 - 4 से, तो आपका ये वाला सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ही बोला है 0.05, तो ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, बाकी क्वेश्चंस आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज़, तो डी की वैल्यू जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की फॉर्म में होती है, इन टर्म्स में होती है, तो डी इज़ इक्वल टू 1/h। ये आपने याद रखना है कि जो MCQs में आंसर्स दिए हुए हैं वो नीचे फिक्टोरियल्स हैं, दो ऑप्शंस में फिक्टोरियल है, वो तो निकल जाएंगे, इसके नीचे फिक्टोरियल नहीं आता, ठीक है। दूसरा एक है जिनमें सारे प्लस वाले साइन है, वो भी निकल जाएगा। तो आपने कौन सा करना है, जिनमें एक माइनस, जिनमें पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट साइंस वाला आपने टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एनी आर ऑल ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स डू नॉट लीव द बेसिस इन फाइनल सोल्यूशन देन दिस इंडिकेट्स दैट प्रॉब्लम डज नॉट हैव अ फिजिबल सोल्यूशन। अगर आपके जो तमाम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं वो बेसिस को लीव नहीं करते फाइनल सोल्यूशन में, अगर वो तमाम नहीं लीव करते तो हमारा जो ये चीज़ हमें डिनोट करेगी, इंडिकेट करेगी कि जो हमारा प्रॉब्लम है उसका कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इन गिवन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ये जो ए यहाँ पे पड़ा हुआ है इसका हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें ए हमारा कहाँ पे आ रहा है, ए हमारा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में आ रहा है। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की ऊपर वाली दो वैल्यूज़ को माइनस करें और एक्स की जो वैल्यूज़ है एक छोड़ के आपने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए आपने क्या करना है कि एक्स की एक वैल्यू छोड़ के नीचे बटे में लिखना है। तो देखें ऊपर वाली दो फर्स्ट को ले लें, माइनस करें और 6 को माइनस करें 2 में से, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ए हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये देन इट्स डैश डेरिवेटिव इज़ 0 फॉर ऑल एक्स। तो देखें अगर एक्स की मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका चौथा डेरिवेटिव 0 होगा। अगर एक्स की मैक्सिमम पावर 6 है तो इसका 7वां डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। ये आपने एक ट्रिक याद रखनी है। वो आपको अंदर कोई भी पोलिनोमियल दे सकते हैं, लेकिन आपने एक्स की मैक्सिमम पावर देखनी है। मैक्सिमम पावर जितनी होगी उससे एक बड़ा डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। यानी अगर यहाँ पे एक्स की पावर 5 है तो उसका जो 6th डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 0th ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस इज डिफाइंड एज। तो ये मैंने आपको 0 ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस तो बता दिया था कि इसको वाई नॉट बोलते हैं। वाई नॉट वाली वैल्यू होती है तो वाई नॉट को हम वाई ऑफ एक्स नॉट भी लिखते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है कि ये पार्शियल इसको पढ़ते हैं, पार्शियल, और इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। पार्शियल इसको पढ़ते हैं, ये सिंबल किसका है, ये वाला इस तरह करके ये होता है पार्शियल का, ठीक है। कई लोग इसको डेल्टा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन पार्शियल आप पढ़ें ये बेस्ट है, ठीक है। तो इसको शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2, ठीक है। ये फार्मूला याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ एनी 3 डाटा पॉइंट्स आर गिवन, अगर आपके पास 3 डाटा पॉइंट्स गिवन है, द फार्मूला फॉर लैग्रांजेस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल इज। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी फार्मूला है, ये आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपके पास 3 डाटा पॉइंट्स दिए गए हैं, तो 3 डाटा पॉइंट्स के लिए आपके पास 3 टर्म्स आएंगी, ये वाली टर्म, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर 2 डाटा पॉइंट्स दिए गए होंगे तो सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स आएंगी। तो अब उसने 3 डाटा पॉइंट्स बोले हैं, तो हम इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल लैग्रांज के फार्मूले के लिए वो होगी y = f(x), यानी y है तो हमारा फंक्शन होता है जो कि f(x) के बराबर होता है। अब देखें कि यहाँ पे अगर आपका y0 है तो ऊपर आपका y0 नहीं आना चाहिए, ऊपर आपका कहीं भी y0 नहीं आना चाहिए। ये याद रखने का एक फार्मूला है, ठीक है। ऊपर कहीं भी y0 नहीं आना चाहिए, तो जहाँ पे ऊपर यहाँ पे y0 है तो ऊपर कहीं भी x0 नहीं आना चाहिए। तो x0 अगर यहाँ पे आ गया तो वो तो फारग हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि अगर यहाँ पे y0 है तो नीचे वाली दोनों टर्म्स में पहला नंबर x0 होना चाहिए और दूसरा x1 और x2 होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि ऊपर था ना x1 और x2, वो नीचे भी होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली टर्म में x0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये साथ इसके y0 आ रहा है, और नीचे वाली दोनों टर्म्स में x0 होना चाहिए और साथ x1 और x2 होना चाहिए। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, ये वाला यहाँ पे y1 है तो ऊपर वाली टर्म में कहीं भी x1 नहीं आना चाहिए, और नीचे दोनों वाली पहली स्टार्ट वाली टर्म्स में x1 आना चाहिए और बाकी दोनों x0 और x2 आने चाहिए, ठीक है। यानी x1 नहीं आना चाहिए दूसरी जगह पे, यहाँ पे y2 है तो ऊपर कहीं भी x2 नहीं आना चाहिए, नीचे दोनों के स्टार्ट में x2 आना चाहिए और बाकी x0 और x1 आ जाना चाहिए, ठीक है। ये लाजमी आना चाहिए, और नीचे यहाँ पे और यहाँ पे x2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक याद रखने का फार्मूला है, तो इसको आप याद करें, ये MCQs में इसी तरह आता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स, ये हमें x0 y0 x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हमने फर्स्ट आर्डर डिवाइडर डिफरेंस का फार्मूला लिखना है। तो फर्स्ट आर्डर डिवाइडर डिफरेंस 0 आर्डर का मैंने बताया था, उसको y ऑफ x0 लिखते हैं। तो इसमें अगर x1 इंक्लूड कर दें तो वो हमारा फर्स्ट आर्डर बन जाता है। तो देखें y ऑफ x0, x1, अगर सेकंड आर्डर की बात करें तो इसमें x2 ऐड कर दें तो वो सेकंड आर्डर ये देखें हमारा सेकंड आर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं, इफ़ द गिवन टेबुलर फंक्शन f(x) इज़ अप्रॉक्सीमेटेड बाय पोलिनोमियल p1 of x इज़ इक्वल टू x+1। अगर हमारा कोई जो टेबुलर फंक्शन है f(x) उसको हमने अप्रॉक्सीमेट किया है पोलिनोमियल p1 of x इज़ इक्वल टू x+1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल विल अप्रॉक्सीमेट द डेरिवेटिव ऑफ f(x)। तो देखें ये इनमें से कौन सा जो आंसर है वो इस पोलिनोमियल को अप्रॉक्सीमेट करेगा इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f(x)। तो देखें जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे p1 of x का, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो देखें p1 of -x इज़ इक्वल टू 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला इज यूज्ड व्हेन द वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट इक्वली स्पेस। तो अगर आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है x, तो अगर x की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वली स्पेस्ड है, यानी कोई पहली वैल्यू 2 है दूसरी 5 है, अगली वैल्यू 9 हो जाती है, तो देखें इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, तो इस पे यहाँ पे जो है वो लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी हम नेक्स्ट देखेंगे। वो कह रहा है कि इफ़ f(x) इज़ इक्वल टू 2x देन विच ऑफ फॉलोइंग विल बी डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x इज़ इक्वल टू 0.2। तो देखें हमें एक फंक्शन दिया गया है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करके पॉइंट 0.2 पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर पॉइंट पुट करते हैं। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, 2x का डेरिवेटिव तो 2 होता है, तो जब डेरिवेटिव में कहीं भी x ही नहीं आ रहा तो हमें पॉइंट पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास 2 ही आ जाएगा, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव एक कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट की वजह से हम उसमें ये पॉइंट पुट ही नहीं कर सकते, तो वही जो 2 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स 4,45, तो इसमें हमने 0 आर्डर डिवाइडर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये देखें ये फर्स्ट पॉइंट जो होता है ये x0 y0 का होता है ना, दूसरा x1 y1, तीसरा x2 y2। तो देखें मैंने बताया था कि जो 0 आर्डर डिवाइडर डिफरेंस होता है वो y0 की वैल्यू होती है, तो ये पॉइंट हमारा x0 y0 है।
तो यहाँ पे जो वाई नॉट की वैल्यू होती है वो हमारा ज़ीरो आर्डर क्या होता है, डिवाइडेड डिफरेंस होता है, ज़ीरो आर्डर। तो देखें यहाँ पे फिर ज़ीरो आर्डर डिवाइडेड डिफरेंस का वैल्यू आ गई 45। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स द लैग्रांजेस इंटरपोलेशन पोलिनोमियल कुड बी। तो देखें हमारे पास ये दो डाटा पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमने इसकी जो इंटरपोलेशन लैग्रांज की जो इंटरपोलेशन पोलिनोमियल है, जो जिसका फार्मूला वो लंबा सा फार्मूला हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फार्मूला ये काफ़ी ऊपर लिखा हुआ है। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इसमें देखें, ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू वाई नॉट की जगह पे आएगी, ये वाली वैल्यू वाई वन की जगह पे आएगी, और ये वाली वैल्यू वाई टू की जगह पे आएगी। तो देखिए यहाँ पे वाई नॉट आता है तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिखी, यहाँ पे वाई वन आता था तो मैंने ये वाली वैल्यू लिखी, यहाँ पे वाई टू आता था तो मैंने ये वाली वैल्यू लिखी। अब देखें ये एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स माइनस ये वैल्यू होती है एक्स नॉट की, ये एक्स वन की, ये एक्स टू की, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। तो फार्मूले में आप देख लें, जहाँ पे एक्स नॉट होगा वहाँ पे 0.3 पुट करें, जहाँ पे एक्स वन होगा वहाँ पे 0.7 पुट करें, जहाँ पे एक्स टू होगा वहाँ पे 0.9 पुट करें, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ये लैग्रांज इंटरपोलेशन पोलिनोमियल आपकी बन जाएगी इस डाटा पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो वो आपको कभी 3 पॉइंट्स दे देंगे, कभी आपको 2 दे देंगे। तो 2 के लिए आपने सिर्फ पहली 2 टर्म्स के लिए लिखना है, 3 है तो 3 के लिए आपने ये तीसरी टर्म भी लाजमी लिखनी है, ठीक है। Which of the following is Richardson's exploitation limit f1 h/2 provided that f of h/2 and f of h is equal to 1। तो यहाँ पे देखें f of h/2 और f of h की वैल्यू 1 है, हमने f1 of h/2 फाइंड करना है। इसका फार्मूला होता है 4 of f of h/2 माइनस f of h 4 माइनस 1। तो देखें इसका आंसर आ जाएगा 4, वैसे ही आ गया। f of h2 की वैल्यू तो उसने 1 दी है, तो 4 × 1 4 ही आ गया, इसकी वैल्यू 1 है, ये देखें। तो 4 - 1 नीचे 4 - 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। फर्स्ट आर्डर डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, फर्स्ट आर्डर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट आर्डर में हम x नॉट और x1 देते हैं, तो x नॉट और x1 लेते हैं, तो इसका फार्मूला होता है x1 - y नॉट, x1 - x नॉट। ये फार्मूला आपने जो है वो जेन में रखना है फर्स्ट आर्डर डिवाइडेड डिफरेंस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है द गिवन डाटा पॉइंट्स आर। अब देखें x की जो वैल्यूज़ है उसको देखें, y को छोड़ दें, f ऑफ x या y जो है वो बराबर ही होते हैं, इनको छोड़ दें, x की वैल्यूज़ देखें। तो अगर x की वैल्यूज़ के दरमियान इक्वली स्पेस्ड नहीं है तो हम इंटरपोलेशन लैग्रांज का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे पहले 1 है, फिर 2 के फ़र्क के बाद क्या आ गया 3, अब नेक्स्ट -7 आ गया, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना वो सेम नहीं है, तो हम लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं अगर x की वैल्यूज़ में बराबर का जो डिफरेंस है वो ना हो। तो देखें पहली और दूसरी में 2 का डिफरेंस है, दूसरी और तीसरी में पता नहीं क्या डिफरेंस है, ठीक है, अजीब सा डिफरेंस है, -7 है, तो हम इंटरपोलेशन लैग्रांज फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें ये पॉइंट दिए गए हैं, हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो है वो पहचानना है कि कौन सा है, ठीक है, इन पॉइंट्स के लिए, ठीक है। ये पॉइंट्स आप देख लें अच्छी तरह, तो इनके लिए हमने क्या करना है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो है वो बनाना है। तो देखें यहाँ पे x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। वो बात किसकी कर रहा होगा, आपको ये जो क्वेश्चन आया है ना, आप देखेंगे तो उसमें x और y और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में चारों में ऑप्शन सेम होंगे। डिफरेंस कहाँ पे होगा, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस मैंने आपको कैसे बताया था कि फाइंड आउट करते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से इसको और इसको माइनस कर देते हैं, ये वाली और ये वाली माइनस कर देते हैं, दोनों फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर में से माइनस कर देते हैं। तो ये देखें मैंने ये लिखा हुआ है, और जो x की वैल्यूज़ हैं वो एक छोड़ के माइनस करते हैं बटे में, 12 - 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा -0.0218, जो कि -0.0218 सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। तो देखें आप अगर वो ऑप्शंस देखेंगे तो ये तीनों कॉलम्स सेम होंगे, यहाँ पे डिफरेंस होगा, तो इनको आपने देखना है फिर ये डिफरेंस कौन सा सही बनता है। तो आपने पहले इन 2 को माइनस करना है, फिर 12 - 4 को बटे में तकसीम करना है, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो जो आपका मैच करता होगा वो आंसर आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ओनली 2 डाटा पॉइंट्स आर गिवन द फार्मूला फॉर लैग्रांज इंटरपोलेशन पोलिनोमियल विल बी। तो अगर आपके पास 2 डाटा पॉइंट्स ही गिवन है तो आपके पास 2 टर्म्स आएंगी लैग्रांज इंटरपोलेशन पोलिनोमियल की, ये वाली y0 और y1, y2 नहीं आएगी क्योंकि y2 आती है तीसरे पॉइंट के लिए, थर्ड पॉइंट के लिए। तो देखें ये x - x1 y0 और y1 ये 2 टर्म्स ही आएंगी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है इन लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर द गिवन 5 पॉइंट्स वी कैन रिप्रेजेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाई अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो अगर आपके पास 5 पॉइंट्स हैं तो आप कितने डिग्री की पोलिनोमियल बना सकते हैं, उससे एक कम। जितने पॉइंट्स हैं पॉइंट्स में से एक कम के डिग्री की आप बना सकते हैं। तो 5 पॉइंट्स हैं तो जो पोलिनोमियल बनेगी वो डिग्री 4 की बनेगी। इसका फार्मूला होता है n+1 इज़ इक्वल टू जितने पॉइंट्स हैं, तो n+1 5 पॉइंट्स हैं तो 5 के बराबर रखा, तो यहाँ से n की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि जो पोलिनोमियल बनेगी वो ऑर्डर 4 की बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स with h is equal to 0.01 which with of the following the first derivative at x is equal to 1 by 2 points फार्मूला। तो देखें ये मैंने आपको फार्मूला लिख दिया है, आपने इसमें सिर्फ क्या करना है, आपने इसमें h की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है, तो आपको आंसर आपका फाइनल आंसर 1 मिलेगा प्लस ट्रंकेशन एरर मिलेगा, यानी थोड़ा सा आपको एरर भी मिलेगा, इसमें थोड़ा सा एक एरर की टर्म भी ऐड अप होगी। ठीक है, फाइनल आंसर आपका 1 होगा इसमें। ठीक है, इसको सॉल्व करके, और प्लस थोड़ी सी एरर टर्म भी इसमें मौजूद होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द गिवन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इंटरपोलेशन फार्मूला विल बी। तो देखें ये x की वैल्यूज़ हैं, ये y की है, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट होता है, चेंज होता है वैल्यूज़, लेकिन फार्मूला आपका y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए नाट यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए नाट हमारे पास है, ए नाट हमारे पास ये वाई नाट की वैल्यू है। ए नाट किसके बराबर होता है, वाई नाट के बराबर ही होता है। तो वाई नाट हमारा 2.2, ए नाट की जगह पे हमने ये वाई नाट 2.2 आ गया, प्लस A1 क्या होता है, A1 होता है हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तो A1 की जगह पे हमने 0.433 लिखा, और x वैसे ही आ गया, x नाट यहाँ पे क्या है 1, तो x - 1 आ गया, प्लस A2 क्या है, A2 हमारा है ये वाला सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, ये देखें ये वाला। तो ये देखें मैंने ये इसको मल्टीप्लाई किया A2 को, और साथ x - x नाट की वैल्यू क्या है 1, x - 1 बना, x - यहाँ पे क्या है 4, तो x - 4 आ गया। ठीक है, आपने जनरल फार्मूला ये याद रखना है। इसमें जो ए नाट है आपने याद रखना है वो वाई नाट के बराबर है, जो वाई की पहली वैल्यू है। A1 जो है A1 जो है वो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, और A2 जो है वो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। बाकी ये x नाट है, ये x1 है, ये x2 है, ये y नाट है, ये y1 है, ये y2 है। बाकी आपने जो जो वैल्यूज़ आपको फार्मूले में नज़र आ रही हैं वो पुट करें और आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन द फॉलोइंग डाटा, x की वैल्यूज़ हमें ये दी गई हैं, y की वैल्यूज़ हमें ये दी गई हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है फंक्शन का 5,7 के लिए। तो देखें इसका आंसर 96 आएगा। तो 96 कैसे आता है देखें, ये x की वैल्यूज़ को आप कॉलम की शक्ल में लिखें, y की वैल्यूज़ को कॉलम की शक्ल में लिखें। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपने किसके लिए फाइंड करना है, 5 और 7 के लिए। तो 5 और 7 ये पड़े हुए हैं, 5 ये है, 7 ये है। तो देखें इसके कॉरस्पॉन्डिंग 102 बनता है, और 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 294 बनता है। तो हमने क्या करना होता है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए नीचे वाली जो दो टर्म्स हैं, जो जिन टर्म्स का हमने फाइंड करना है उनमें से जो नीचे वाली है उसमें से ऊपर वाली को माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं जो x की वैल्यूज़ है जो हमने इस्तेमाल करनी है। तो देखें 7 और 5 के लिए हमने करना था, तो 7 - 5 वो नीचे आ जाएगा, और 294 - 102 वो ऊपर आ जाएगा, तो आंसर 96 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 96। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर इंटरपोलेशन ऑफ गिवन वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यूज़ अगर आप गौर करें तो ये 0.3 है, फिर 0.7 है, 0.9 है। इसमें पहली और दूसरी में 0.4 का फ़र्क है, दूसरी और तीसरी में 0.2 का फ़र्क है। तो इनमें जो है वो बराबर का फ़र्क नहीं है। तो जब बराबर का फ़र्क नहीं होता तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन द फॉलोइंग डाटा, x हमारा 014 है, y हमारा 214 है, और हमने फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है 0,1 के लिए। तो देखें आप x को कॉलम की शक्ल में लिखें, y को कॉलम की शक्ल में लिखें। तो हमने 0,1 के लिए फाइंड करना है, 0,1 के लिए। तो 0,1 के लिए फाइंड करना है, तो 0 और 1 के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू है, 2 और 1, 2 और 1 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नीचे वाली से ऊपर वाली को माइनस करें, 1 में से 2 को माइनस करें, इसी तरह डिवाइड करने के लिए 1 से 0 को माइनस करें, तो फाइनल आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स 2,5, 4,7, 6,9 द फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस का मैंने आपको फार्मूला बताया था, x y नाट। ठीक है, x - y नाट। तो ये मैं आपको पीछे बता के आया हूँ, वो फार्मूला याद रखें और ये पॉइंट्स पुट कर दें। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये 2 पॉइंट्स पहले लें
ठीक है। अगर आप फर्स्ट आर्डर डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 2 पॉइंट्स पहले वाले लें, ये जो y2 है उसको y1 में से माइनस कर दें, y वाली वैल्यूज़ को y में से माइनस करके डिवाइड कर दें x वाली वैल्यूज़ को माइनस करके, तो 7 - 5 बटा 4 - 2, तो आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द गिवन 2 डाटा पॉइंट्स द डिग्री ऑफ लैग्रांजियन इंटरपोलेशन कुड बी। तो अगर आपके पास 2 डाटा पॉइंट्स है, तो मैंने आपको बताया था ना कि जितने डाटा पॉइंट्स होंगे उसमें से एक कम पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो देखें 2 डाटा पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास जो पोलिनोमियल बनेगी उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। इन लैग्रांजियन को इंटरपोलेशन फॉर n वैल्यूज़ ऑफ y करस्पॉन्डिंग फॉर n वैल्यूज़ ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू n वैल्यूज़ ऑफ x वी कैन रिप्रेजेंट f ऑफ x बाई पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो देखें मैंने आपको बताया था कि अगर y की वैल्यू भी n है और x की वैल्यूज़ भी n है, तो जो हमारे पास पोलिनोमियल हासिल होगी, लैग्रांजियन इंटरपोलेशन पोलिनोमियल जो हासिल होगी, f ऑफ x जो हासिल होगा उसकी डिग्री क्या होगी, उससे एक कम होगी। तो n वैल्यूज़ हैं, तो डिग्री की वैल्यू जो होगी, पोलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो n - 1 होगी। डेल्टा इज़ इक्वल टू, डेल्टा का फार्मूला याद रखें e - 1 के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड इज़ यूज टू इम्प्रूव द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। जो रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड है वो किस चीज़ का रेट ऑफ कन्वर्जेंस इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, सीरीज़ या सीक्वेंस का? तो इसका आंसर है सीक्वेंस का रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन द फॉलोइंग डाटा 0 1 4 8, y हमारे पास है 1 1 8 16, वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट आर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 4,8। तो देखें इसको आप इस तरह लंबा करके कॉलम्स की शक्ल में लिखें। x है 0 1 4 8, y है हमारे पास 1 1 8 और 16, ठीक है। तो हमने किसका फाइंड आउट करना है, 4 और 8 का, यानी जो लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ हैं 4 और 8। 4 के सामने 8 है, 8 के सामने 16 है, तो 4 और 8। तो आपने क्या करना है, ये जो y वाली वैल्यू है 16 को माइनस करते हैं ऊपर वाली वैल्यू से, क्योंकि हमने फाइंड करना है 4 8 और 16 और 8 और 16, ठीक है। ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने टैकल करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले y वाले को देखते हैं। y में जो नीचे वैल्यू होती है उसको हम ऊपर वाली से माइनस करके डिवाइड कर देते हैं, जो x की नीचे वाली वैल्यू होती है उसको ऊपर वाले से, क्योंकि हमने 4,8 वाला फाइंड करना है। तो 4,8 ये है, 4 और 8 ये हैं, इनके सामने ये वैल्यूज़ हैं। इन चारों को इस्तेमाल करें तो नीचे वाली को ऊपर से माइनस करें, इसी तरह डिवाइड करें नीचे वाली को ऊपर से माइनस करके, तो इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। For the given data points 1, -3, 2,0, 3,15, the first order divided difference will be। तो x की वैल्यूज़ है 1 2 3, मैंने ये लिखी। y की वैल्यूज़ है -3 0, 15। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होता है कि y की पहली 2 वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यू, जो पहली 2 वैल्यूज़ में से जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर वाली माइनस करें। इसी तरह जो x की जो डिवाइड करना है तो नीचे 2 को 1 से माइनस करें, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ फॉलोइंग इज रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन लिमिट f2 h/4 प्रोवाइडेड दैट f1 h/2 इज इक्वल टू f1 h/4 इज इक्वल टू 1। तो इस f2 h/4 का फार्मूला होता है, f2 h/4 हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला होता है 4 का स्क्वायर f1 h/2 का स्क्वायर माइनस f1 h/2 4 स्क्वायर माइनस 1। तो देखें 4 स्क्वायर वैसे ही आ गया, इसका आंसर 16। f1 h/2 का स्क्वायर, h/2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, h/4 के, तो इसकी वैल्यू हमें 1 दी गई है तो मैंने 1 रखा। f1 h/2 का वैल्यू भी 1 है तो -1 कर दें नीचे, तो ये आंसर आपका आ ही गया। तो इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर 1 आएगा। If y of x is approximated by a polynomial p n x of degree n, then the error term is। तो एरर टर्म का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है e ऑफ x इज़ इक्वल टू वाई एक्स माइनस पी एन एक्स, ठीक है। अगर आपने y ऑफ x को अप्रॉक्सीमेट किया है पी एन ऑफ x में, यानी आपके पास कोई फंक्शन था y ऑफ x, आपने उसको अप्रॉक्सीमेट किया एक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री n थी, तो जो एरर टर्म होगी उसका फार्मूला होगा एरर ऑफ x इज़ इक्वल टू वाई एक्स माइनस पी एन ऑफ x, ठीक है। तो ये आपकी एरर टर्म का फार्मूला। In the process of numerical differentiation, we differentiate an interpolating polynomial in place of actual function। तो जो प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम करते हैं कि जो इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्चुअल फंक्शन की जगह पे।
टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इन इंटरवल -3 से -3 क्लोज्ड इंटरवल, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशन ऑफ सब इंटरवल्स विल सूटेबल। तो आप कोई भी आर्बिट्रेरी पार्टीशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं इस इंटरवल के लिए, ठीक है। हम इस इंटरवल के सब इंटरवल बनाएंगे तो वो हमारे पास एक पार्टीशन बनेगी। तो आप कोई भी पार्टीशन जो है वो इस फंक्शन के लिए और इस इंटरवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड इज़ आल्सो नोन एज, ठीक है। जो रिचर्डसन का एक्सट्रापोलेशन मेथड है उसका दूसरा नाम क्या है, सीक्वेंस एक्सेलरेशन मेथड। इन विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट द डेरिवेटिव आर स्लोप्स of function f of x is equal to x minus 2 and g of x is equal to x plus 2 may differ। आप कोई भी x की वैल्यू लें तो देखें जब कोई भी आप इसमें x की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये फंक्शन चेंज होता है। तो जैसे ये फंक्शन चेंज होगा साथ ही उसका डेरिवेटिव और स्लोप भी उसका चेंज होगा। तो x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन जो हैं और उनके डेरिवेटिव्स और स्लोप जो हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। डिफर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट हमारे पास है इन रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड वी यूज़ टू डिफरेंट साइज स्टेप्स। पहला साइज स्टेप होता है h और दूसरा साइज स्टेप होता है h/2 टू यील्ड अ हायर ऑर्डर मेथड। तो हम जो रिचर्डसन का एक्सट्रापोलेशन मेथड है हम उसमें 2 स्टेप साइज डिफरेंट किस्म के इस्तेमाल करते हैं। एक h होता है और दूसरा h/2 होता है। किसके लिए, ताकि हमें एक हायर ऑर्डर मेथड मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास है द डबल डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड वॉल्यूम अंडर द कर्व। आपने याद रखना है कि जो सिंगल डेफिनेट इंटेग्रल होता है वो हमें एरिया अंडर द कर्व देता है और जो डबल डेफिनेट इंटेग्रल होता है वो हमें वॉल्यूम अंडर द कर्व देता है। ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ डेफिनेट इंटेग्रल इज ऑफ ऑर्डर h2, ठीक है। जो ट्रेपेजॉइडल रूल है इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटेग्रल के लिए वो हमारे पास किस ऑर्डर का होता है, वो ऑर्डर h2 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेप साइज h इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ओवर द इंटरवल a, b इज़ गिवन एज। तो देखें जो h का फार्मूला होता है, जो स्टेप साइज होता है, जो हर सब इंटरवल की वेड्थ होती है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं h इज़ इक्वल टू b माइनस a ओवर n। यानी कि जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स होते हैं बड़े एंड पॉइंट में से छोटे को माइनस करते हैं और n से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये h का फार्मूला होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस लीड टुवर्ड्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड। तो देखें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्यों मजबूर होते हैं, वो इसलिए मजबूर होते हैं कि जो इंटीग्रैंड है इज़ गिवन इन टेबुलर फॉर्म। अगर आपका जो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं वो अगर टेबुलर फॉर्म में दिया गया हो, ठीक है, यानी टेबल्स की शक्ल में x और y की वैल्यू टेबल्स की शक्ल में दी गई हो। तो दूसरी क्या रीज़न है, दूसरी ये है कि जो एनालिटिकल एवेलुएशन है इंटेग्रल की वो बहुत मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल है। यानी कि अगर आप उसको दूसरे एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें या तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है या फिर वो इम्पॉसिबल होता है सॉल्व करने के लिए। तो ये 3 रीज़न्स होती हैं, या तो आपका इंटीग्रैंड टेबुलर फॉर्म में दिया गया हो, या आपका जो फंक्शन है उसकी जो एनालिटिकल इंटीग्रेशन है वो इम्पॉसिबल हो या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो फिर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। वी प्रेफर डैश ओवर द लैग्रांजियन इंटरपोलेशन मेथड फॉर इकानमी ऑफ कंप्यूटेशन। तो जो लैग्रांजियन इंटरपोलेटिंग मेथड है उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन करनी पड़ती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस मेथड जो है उसको प्रेफर करते हैं लैग्रांजियन इंटरपोलेटिंग मेथड पर, क्योंकि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में जो कंप्यूटेशन कॉस्ट है वो कम है, हमें कम कंप्यूटेशन करनी पड़ती हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड is to combine two computed values of derivative of y using the same method but with 2 different step sizes। तो देखें जो रिचर्डसन का एक्सट्रापोलेशन मेथड है इसमें हम क्या करते हैं कि 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को कंबाइन, जो हम कंप्यूट हमने की होती हैं उनको कंबाइन करते हैं वैल्यूज़ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y। जो y का डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं उसकी जो डिफरेंट 2 वैल्यूज़ हैं उनको कंबाइन करते हैं यूजिंग द सेम मेथड बट विद 2 डिफरेंट। तो यही हम मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्टेप साइज़ होता है वहाँ पे वो डिफरेंट हो जाता है। 2 डिफरेंट स्टेप साइज़ेस को हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्पसन्स 3/8 रूल इज़ बेस्ड ऑन फिटिंग डैश पॉइंट्स ऑफ क्यूब। तो देखें जो 3/8 रूल है उसमें 4 पॉइंट्स क्यूब के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। कितने पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं, 4 पॉइंट्स, और किस चीज़ के, क्यूब के 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्लोबल एरर फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल वाइल इंटीग्रेटिंग f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 0,2 यूजिंग h इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो देखें जो हमारे पास एरर टर्म होती है उसका फार्मूला होता है i माइनस टी। आई यहाँ पे क्या है, जो आपने इसको ये फंक्शन जो है इसको आप जब इसकी न्यूमेरिकल जब आप इसकी एनालिटिक इंटीग्रेशन करते हैं जो हम पहले करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x की पावर 3/3। जब आप इसमें ये अपर और लोअर लिमिट डालेंगे
ठीक है, यानी कि पहले अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट माइनस डाल के फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 8/3 आएगा। और दूसरा आपके पास जो टी की वैल्यू है, यानी कि जब आप इसको जो है वो टी करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रेपेजॉइडल रूल से, ठीक है। जब आप इसको ट्रेपेजॉइडल रूल से करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा। तो आपने जो एरर टर्म है वो क्या आएगी, आई माइनस टी। आई से हमने इसको सॉल्व किया, यानी एनालिटिकल इंटीग्रेशन से जब सॉल्व किया वो आई आया था, तो आई की वैल्यू आई थी 8/3, यानी आप इसमें जब अपर और लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व करेंगे तो 8/3 मिलेगा, तो वो आंसर 8/3 आया। जब आप इसको ट्रेपेजॉइडल इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 3 आएगा। जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपको एरर टर्म मिल जाएगी। ट्रेपेजॉइडल रूल क्योंकि हमारे पास होता है h=1 के लिए ये वाला, ये मैंने ट्रेपेजॉइडल रूल का भी फार्मूला लिख दिया है। h हमारा 1 है, f(0) पहले कैलकुलेट करें, फंक्शन में 0 पुट करें, f(1) कैलकुलेट करें, f(2) कैलकुलेट करें और इस सारी में वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है। तो आपको जो t की वैल्यू मिलेगी वो 3 मिलेगी, ठीक है। यानी f(0) फाइंड करें, f(1) करें, f(2) फाइंड करें, फंक्शन में 0, 1, 2 पुट करके ये सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। h की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, ठीक है, ये गिवन है। तो आपने t की वैल्यू हमारे पास फाइनल जो आती है इस फार्मूले को इस्तेमाल करके 3 आती है। और एनालिटिकल इंटीग्रेशन की वैल्यू, ये जो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं वो हमारे पास 8/3 आई, जिसमें हम पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस डाल के लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो 8/3 माइनस 3, इसकी जो एरर टर्म होगी वो होगी -1/3। Simpson's 3/8 rule represents the area between y is equal to f of x in the interval a, b above x-axis by approximating given curve by cubic curve through 4 points। तो मैंने आपको बताया था कि जो 3/8 रूल है उसमें क्यूब इस्तेमाल होता है और 4 पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं, ये पीछे हम पढ़ के आए हैं। In Simpson's 3/8 rule, we divide the interval of integration into n sub intervals where n is divisible by 3। तो मैंने आपको बताया था कि जो 3/8 रूल है सिम्पसन का, उसमें जो हम नंबर ऑफ़ इंटरवल्स इस्तेमाल करते हैं वो किसका मल्टीपल होते हैं, वो 3 का मल्टीपल होते हैं। तो यानी कि हमने ऐसा n लेना है जो कि 3 का मल्टीपल हो, ठीक है। इसका आंसर फिर क्या है, 3, यानी डिविजिबल बाई 3 का क्या मतलब है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 हो, यानी कि वो खुद 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है। यानी हमने n की वो वैल्यूज़ लेनी है जो 3 से डिविजिबल हो या फिर 3 का मल्टीपल हो, ठीक है। सिम्पसन 1/3 रूल इज़ बेस्ड ऑन फिटिंग 3 पॉइंट्स। तो देखें जो 1/3 रूल है उसमें 3 पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं और क्वाड्रेटिक से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 3/8 रूल में 4 पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं और क्यूबिक इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इस्तेमाल करके 3 पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y ऑफ x0, x1 कैन बी गिवन एज। तो जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला मैंने आपको बताया था y1 माइनस y0, x1 माइनस x0, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा y0 बटा h, डेल्टा y1 बटा h भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों फार्मूले जो हैं वो एक ही फार्मूले की 3 शक्लें हैं, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग डाटा x हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं, y की वैल्यू ये दी गई हैं, तो हमने लैग्रांजियन इंटरपोलेशन पोलिनोमियल लिखनी है, तो इसके ये आंसर होगा लंबा सा, ठीक है। तो ये आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं कि ये कैसे आया है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है इसलिए हमने सिर्फ आंसर इंक्लूड किया है, ठीक है। तो आंसर को याद रखें। ज्योमेट्रिकली डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एनी कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑन इंटरवल a, b गिव्स। तो ज्योमेट्रिकली जो कोई डेफिनेट इंटीग्रल, सिंगल डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है ज्योमेट्रिकली कोई अंडर द कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो हमें एरिया देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है, ठीक है। वॉल्यूम नहीं लगाना, ठीक है, वॉल्यूम नहीं लगाना। आपने याद रखना है कि कोई भी अगर कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और वो इंटरवल a, b पर डिफाइंड है, तो वो हमें उसका जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो हमें एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स ऑन a, b क्लोज्ड इंटरवल पर देगा। तो आपने याद रखना है कि एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स ऑन a, b। While employing trapezoidal and Simpson rule to evaluate double integral numerically by using trapezoidal and Simpson rule over plane region, तो हम plane region पर इनको evaluate करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास yn + 1 yn ओवर 1/6 k1 + 2k2 + 2k3 + k4। ये फार्मूला किसका है, ये रुंगे कट्टा फार्मूला है, रुंगे कट्टा मेथड का ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने असबर याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन डबल इंटीग्रेशन वी कीप वन वेरिएबल फिक्स्ड एंड अदर वेरिएबल को हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। यानी x को हम फिक्स्ड रख लेते हैं, फ़र्ज़ करें x को अगर हमने फिक्स रखा है तो y को हम क्या करेंगे, वेरिएट करेंगे, वेरिएबल y जो है उसको हम वेरी करेंगे, ठीक है। ये डबल इंटीग्रेशन में करते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल इज़ ऑफ ऑर्डर h²। ये मेरे ख्याल में रिपीटेड है, ये पहले भी आ चुका है।
नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सिंपलेस्ट वन टू इंटीग्रेट न्यूमेरिकली या गिवन टेबुलर फंक्शन बट गिव मोर एरर। तो देखें जो सबसे ज़्यादा एरर देता है वो ट्रेपेजॉइडल रूल देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो वैल्यूज़ है वो टेबुलर फॉर्म में है तो आप उसको ट्रेपेजॉइडल रूल से न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। ईजी मेथड है लेकिन इसमें एरर बहुत ज़्यादा है। और जो 3/8 रूल है सबसे ज़्यादा एरर ट्रेपेजॉइडल रूल देता है, फिर उससे कम 3/8 रूल देता है, फिर उससे कम 1/3 देता है। तो आपने ये सीक्वेंस याद रखना है, सबसे ज़्यादा ट्रेपेजॉइडल रूल, उससे कम 3/8 और उससे कम 1/3 रूल। द प्रिडिक्टर करेक्टर जिसको पीसी मेथड भी बोलते हैं, ये एक एक्सप्लिसिट और मल्टी स्टेप मेथड है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और ये एक एक्सप्लिसिट मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए एरिया ऑफ। आपने अगर ट्रेपेजॉइड देखी हो तो वो इस शक्ल की होती है, इस तरह करके इस तरह करके ये ट्रेपेजॉइड होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह करके ये लाइन लगा दें तो ये एक एरिया ट्राइंगल का बनता है और दूसरा एरिया किसका बनता है, रेक्टेंगल का बनता है। तो ट्रेपेजॉइड का एरिया कैसे मिलता है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल को जमा करने से, ठीक है। तो इसका आंसर ट्राइंगल तो उसमें क्वेश्चन में दे दिया है, तो इसका आंसर रेक्टेंगल आपने लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी स्टेप मेथड डज नॉट इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ आंसर एट ईच स्टेप। तो ये फॉल्स है। जो मल्टी स्टेप्स होते हैं मेथड, उनका जो आंसर होता है वो हर स्टेप पे उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। तो उसने कहा है कि ये इंप्रूव नहीं करते, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। ये हमें फंक्शन दिया गया है, इंटरवल हमें 1,4 दिया गया है, हमने बताना है कि किस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। तो देखें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया एफ डैश एक्स। तो क्या करेंगे, ये x नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। -1 शुरू में आएगा, वो वाला -1 ये वाले माइनस से ज़रब खा के +2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 वैसे ही रहेगा। तो पावर में से एक कम भी करेंगे तो -1 में से एक कम किया तो इसकी पावर -2 आ गई। अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करें तो पावर दोबारा शुरू में आई, -2 × 2 -4 और पावर में से एक कम किया तो -2 में से एक कम किया तो -3 आ गया। अब -4 को ऊपर ही रहने दें और x की पावर -3 को नीचे ले जाएं। अब देखें कि अगर जो मैक्सिमम आपको पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो आपको सबसे बड़े पॉइंट पे मिलेगी और इंटरवल में सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, 4। तो जब आप इसमें 4 पुट करेंगे तो -1/16 आ जाएगा। तो आपको x = 4 पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो आपको वो कंफ्यूज भी कर सकता है। कंफ्यूज किस तरह कर सकता है, अगर वो माइनस का साइन ख़त्म कर दे तो आपको जो फिर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ये 1 पे मिलेगी। ये माइनस साइन की वजह से आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू 4 पे मिल रही है, लेकिन अगर माइनस ख़त्म कर दे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 पे मिलेगी, ठीक है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है इन सिम्पसन्स रूल वी कैन एस्टिमेट इंटेग्रल बाय डैश द एरियाज अंडर पैराबोलिक आर्क्स थ्रू 3 सक्सेसिव पॉइंट्स। तो एडिंग यानी कि सिम्पसन्स का जो रूल है उसमें हम एस्टिमेट कर सकते हैं इंटेग्रल को एरियाज़ को ऐड करके। किस चीज़ का एरिया को ऐड करके, पैराबोलिक आर्क्स थ्रू 3 सक्सेसिव पॉइंट्स, यानी 3 तरतीब में पॉइंट्स जो पड़े हुए हैं उनमें से जो पैराबोलिक आर्क गुजरेगी उसका जो एरिया होगा उसको हम एस्टिमेट करेंगे एडिंग ऑल द पैराबोलिक आर्क्स। एडम्स बाशफोर्थ इज़ अ मल्टी स्टेप मेथड, ट्रू है ये, ठीक है। और एडम मोल्टन जो है वो भी एक मल्टी स्टेप मेथड है, ठीक है। एडम मोल्टन और एडम बाशफोर्थ दोनों जो हैं वो मल्टी स्टेप मेथड हैं। सिम्पसन्स रूल इज़ अ न्यूमेरिकल मेथड दैट अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो सिम्पसन रूल है उसमें हम न्यूमेरिकल मेथड है जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को इस्तेमाल करके, तो इसका आंसर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स इंटीग्रेशन आर जस्ट अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शन एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसका आंसर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इसमें समझाने की कोई नहीं है, बस आपने याद रखना है। जनरली एडम्स मेथड आर सुपीरियर इफ़ आउटपुट एट मैनी पॉइंट्स इज़ नीडेड। तो जो अगर आपने ज़्यादा पॉइंट्स पर आपको आउटपुट की ज़रूरत है तो एडम मेथड जो है वो सुपीरियर होगा, ठीक है, ज़्यादा सुपीरियर होगा। तो इसका आंसर है मैनी पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इन मल्टी स्टेप मेथड इफ़ वी चूज स्मॉल स्टेप साइज विच डैश द एक्यूरेसी लेवल। तो जब आप स्मॉल स्टेप साइज चूज़ करेंगे तो आपके सब इंटरवल ज़्यादा बनेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी जो है इम्प्रूव होगी या इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डैश इज इक्वल टू h प्लस वाई, और y0 की वैल्यू 1 है और h हमारा 0.2 है। आइलर मेथड से हमने 0,2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो देखिए हमारे पास y1 का फार्मूला होता है, y1 का फार्मूला है वाई नाट प्लस एच एफ एक्स नाट वाई नाट। तो देखें y1 हमारा फाइंड आउट करना है, वाई नाट की कीमत यहाँ से एक्स नाट 0 है और वाई नाट हमारा 1 है, ठीक है। यहाँ से हमने देखा है अंदर वाली वैल्यू एक्स नाट की होती है 0 और वाई नाट इस पूरे को क्या बोलते हैं, वाई नाट इज इक्वल टू 1 आ गया। तो देखें एच हमारा वाई नाट हमारा 1 है, एच हमारा 0.2 है। एफ फंक्शन की वैल्यू हमने जब इन पॉइंट्स पर एवेलुएट की 0 और 1 पर फंक्शन की वैल्यू एक्स की जगह पे 0 पुट किया, वाई की जगह पे 1, तो ये 0 + 1 इस सब को ऐड करेंगे तो 1.02 आ जाएगा। इन ट्रेपेजॉइडल रूल वी अज्यूम दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड वी डिवाइड ए बी इंटू एन सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ यूजिंग द n+1 पॉइंट्स। तो देखें अगर आपके पास आपने n सब इंटरवल्स बनाए हैं तो उसके साथ देखें अगर आपने 2 सब इंटरवल्स बनाए हैं, ये एक लाइन है तो इसके आपने एक ये सब इंटरवल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये सब इंटरवल है। लेकिन अगर आप गौर करें सब इंटरवल 2 है और पॉइंट्स कितने हैं 3। तो देखें अगर आपने सब इंटरवल्स n बनाए हैं तो आपके पॉइंट्स कितने बनेंगे n+1, पॉइंट एक हमेशा ज़्यादा होता है। टू अवेलुएट अ डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ टेबुलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लेड टू ट्रेपेजॉइडल रूल। तो जब आप किसी भी टेबुलर फंक्शन का डेफिनेट इंटेग्रल पीस वाइज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें लीनियर अप्रॉक्सीमेशन जो है वो किस तरफ ले जाती है, वो ट्रेपेजॉइडल रूल की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है टू अवेलुएट न्यूमेरिकली अ डबल इंटेग्रल ओवर अ रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड बाय लाइंस x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू डी, y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू डी। तो देखें यहाँ पे हम एक डबल इंटेग्रल जिसकी एक इंटेग्रल की लिमिट a से लेकर b तक है, दूसरे इंटेग्रल की लिमिट c से लेकर d तक है। तो हम क्या करेंगे, हम या तो ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करेंगे या फिर सिम्पसन रूल अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल एट अ टाइम। तो एट अ टाइम हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ट्रेपेजॉइडल रूल या सिम्पसन रूल अप्लाई करेंगे। ये नहीं होगा कि हम दोनों वेरिएबल्स के हिसाब से x और y दोनों के हिसाब से इकट्ठा कोई रूल अप्लाई कर दें, नहीं, एट अ टाइम एक वेरिएबल के हिसाब से या ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करें या सिम्पसन रूल अप्लाई करें, ठीक है। तो इसका आंसर 1 होगा। इफ़ yn+1 इज इक्वल टू yn+1/6 k1+2 k2+2 k3 + k4 देन k1 इज़, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये रुंगे कट्टा मेथड का फार्मूला है और इसमें k1 की फार्मूला होता है HF TN, YN। अगर फंक्शन आपका x और y का है तो x की जगह पे xn yn हो जाएगा, अगर फंक्शन yt का है तो tn yn, ये कोई फ़र्क नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है। Given that dy/dt is equal to t plus y with the initial condition y0 is equal to 1 at t0 is equal to 1, h is equal to 0.1, the k1 of रुंगे कट्टा मेथड इज़। तो k1 हमारे पास फार्मूला होता है HF t0 y0, क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो y0 दी गई है, t0 दी गई है। तो हमने क्या करना है, k1 फाइंड करने के लिए h को सिंपल मल्टीप्लाई करना है, h को 0.1 h और फंक्शन की वैल्यू t0 और y0 पर। तो फंक्शन की वैल्यू 1 और 1 पर, इसमें फंक्शन में 1 + 1 ये फंक्शन है, इसमें t0 की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो 0.1 1 + 1 तो इस तरफ खाएगा 0.2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वी कैन इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन रूल यूजिंग रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड। और ये जो रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड है इसी को हम रोमबर्ग इंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं, रोमबर्ग इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। हम जो ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूल की जो एक्यूरेसी है वो इन मेथड्स के ज़रिए इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं dy/dx हमें दिया गया xy की पावर 1/3 है विद इनिशियल कंडीशन y0 भी 1 है, x0 भी 1 है और h की वैल्यू 0.1 है। हमने k1 फाइंड करना है रुंगे कुट्टा मेथड। तो k1 हमारे पास होता है h ऑफ f tn yn। तो tn yn की जगह पे हमारे पास यहाँ पे x0 y0 है, तो सिंपल आप h को मल्टीप्लाई करें, h हमारा 0.1 आ गया और फंक्शन में हमने x की जगह पे 1 पुट करना है, y की जगह पे 1 पुट करना है। ये देखें x भी 1 है, x0 भी 1 है और y0 भी 1 है, क्योंकि जब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे तो tn yn चेंज हो के t0 y0 या x0 y0 हो जाएंगे। तो h हमारा 0.1 और x की जगह पे जब x0 y0 पुट करेंगे तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, इसकी पावर 1/3। तो पावर किसी 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1 नहीं आता है, तो 0.1 को 1 से ज़रब देंगे तो 0.1 आंसर आ जाएगा। इफ़ yn+1 ये हमारे पास रुंगे कट्टा फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें जो k4 की वैल्यू है वो क्या होगी, तो आपने k1 k2 k3 सारा पढ़ के आए हैं। k4 की वैल्यू हमारे पास होती है HF TN + H, yn + k3 आ जाएगा, ठीक है। k4 के लिए k3 लाजमी आएगा, k3 के लिए k2 वहाँ पे लाजमी आएगा।
In Romberg's method, accuracy of Simpson and trapezoidal rule is improved by extrapolation। ठीक है, रोमबर्ग मेथड जो है उसके ज़रिए जब हम सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल रूल की एक्यूरेसी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं तो वो किसके ज़रिए होती है, वो एक्स्ट्रापोलेशन से इंप्रूव होती है। एडम मोल्टन इज़ आल्सो नोन एज लीनियर मल्टी स्टेप मेथड। ठीक है, ए डिज़ायरेबल फीचर ऑफ अ मल्टी स्टेप मेथड इज़ that the local truncation error can be determined and the correction term can be included which improves the accuracy at each step। तो इसका जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप इस स्टेटमेंट को याद रखें, इसमें समझाने वाली इतनी बात कोई नहीं है, इसको आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास है वाई प्लस एक्स ओवर वाई माइनस एक्स, वाई नाट इज इक्वल टू 1, एक्स नाट इज इक्वल टू 0, एच हमारा 0.2 है। K2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है रूगे कट्टा मेथड से। सबसे पहले K2 के लिए हमें पता है कि K1 फाइंड करना पड़ेगा, तो K1 हम फाइंड करते हैं एच ऑफ एक्स नाट वाई नाट, तो एच की वैल्यू 0.2 है। फंक्शन की वैल्यू हमने एक्स नाट वाई नाट पे फाइंड आउट करनी है, तो एक्स नाट हमारा 0 है, वाई नाट 1 है। तो देखें इस फंक्शन में एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 1 और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, एक्स नाट वाई नाट। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू एक्स नाट वाई नाट पे और एक्स नाट वाई नाट की वैल्यू हमें 0 और 1 दी गई है। तो देखें ये एच आ गया, ये फंक्शन में हमने 0 और 1 पुट किया तो 0.2 हमारा K1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम K2 फाइंड करते हैं। K2 का फार्मूला होता है एच एफ एक्स एन प्लस 3/2h कॉमा वाई एन प्लस 3/2 K1। तो देखें h की जगह पे हमने 0.2 लगाया प्लस एक्स एन हमारा है 0, क्योंकि एक्स नाट है ना, एक्स एन नहीं हमने लेना, एक्स नाट है जो हमें गिवन है, तो एक्स नाट 0 है प्लस 3/2 ये साथ 0.2 आ गया एच की जगह पे। वाई एन हमारा 1 है, क्योंकि वाई नाट है तो वाई नाट 1 है तो 1 आ गया, 3/2 आ गया। K1 की वैल्यू हमने 0.2 फाइंड किया तो ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आपका पॉइंट 0.3 और 1.3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दरमियान में कोमा है ना, तो कोमे की वजह से एक पॉइंट मिलेगा। तो पॉइंट अब हमने क्या करना है, वो इस फंक्शन में पुट कर दें। 0.2 वैसे ही आ गया और ये वाला पॉइंट इस फंक्शन में पुट कर दें। एक्स की जगह पे 0.3, वाई की जगह पे 1.3। तो ये देखें ये हमने 0.3 प्लस यहाँ पे प्लस भी आएगा 0.3 प्लस 1.3 0.3 प्लस 1.3। ठीक है, क्योंकि ये देखें ऊपर y प्लस एक्स है तो दोनों पॉइंट्स ऊपर जमा हो गए, 0.3 प्लस 1.3 और नीचे वाला 1.3 माइनस 0.3 नीचे माइनस हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर 0.2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 आंसर 0.32 आ गया। द सेकंड लैग्रांज पॉलिनोमियल विद इक्वली स्पेस्ड नोड्स प्रोड्यूस द फार्मूला, बेसल्स फार्मूला बनाता है। ठीक है, जो सेकंड लैग्रांज पॉलिनोमियल है अगर उसके पास इक्वली स्पेस्ड नोड हो तो कौन सा फार्मूला बनता है, बेसल फार्मूला। आइलर मेथड न्यूमेरिकली कंप्यूट्स द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव फाइंड करता है। आइलर मेथड क्या करता है, न्यूमेरिकली क्या फाइंड करता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द नीड ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अराइजेज फॉर evaluating the definite integral of a function that has no explicit anti-derivative। ठीक है, जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होती है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब किसी डेफिनेट इंटेग्रल का हमें कोई एक्सप्लिसिट एंटी डेरिवेटिव नहीं मिलता या फिर एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन दैट डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वाई माइनस टी ओवर वाई प्लस टी विद इनिशियल कंडीशन y is equal to 1, t is equal to 0, third term is Taylor series when t is equal to 0.3, y is equal to 0.2। तो जो टेलर सीरीज़ की थर्ड टर्म होगी उसका आंसर होगा 0.018। तो यहाँ पे ये टेलर सीरीज़ और आइलर मॉडिफाइड मेथड जो हैं ये बहुत ही लेंथी मेथड हैं, तो यहाँ पे करवाना मुश्किल है। तो आप इनके आंसर जो हैं वो याद रखें, इनकी इनिशियल कंडीशंस और जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट वगैरह हैं उनको याद करके आंसर याद करें। ठीक है, तो इसमें हमने टेलर की थर्ड टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो इसका आंसर 0.018 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप लेक्चर्स वैसे इसका ले सकते हैं, टेलर सीरीज़ के रिलेटेड जो है वो काफ़ी लंबा लेक्चर है। ठीक है, गिवन दैट डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू टी प्लस वाई स्क्वायर रूट विद इनिशियल कंडीशन वाई नाट इज इक्वल टू 1, टी नाट इज इक्वल टू 0, यूज़ आइलर मेथड मॉडिफाइड आइलर मेथड फॉर रेंज 0, टी हमारा लेस दैन आर इक्वल टू है 0.6 और ग्रेटर दैन आर इक्वल टू है 0, एच हमारा 0.2 है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ MCQs मैंने लिख दिए हैं आपको जस्ट फॉर, अगर तो आ गए ठीक है तो इनका आंसर ये लगा दें अगर आपको कहीं नज़र आया इस तरह का आंसर। वैसे ये मेथड्स बहुत ज़्यादा लेंथी हैं तो आपसे ये यहाँ पे मुश्किल होगा और काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है।
गिवन दैट डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू टी प्लस वाई विद इनिशियल कंडीशन वाई नॉट इज इक्वल टू 1, टी नॉट इज इक्वल टू 1, फाइंड सेकंड टर्म इन टेलर सीरीज व्हेन टी इज इक्वल टू 1.5 एंड वाई इज इक्वल टू 1.2। तो देखिए हमने सेकंड टर्म टेलर सीरीज की फाइंड करनी है जब हमें ये दी गई हो डिफरेंशियल इक्वेशन और इनिशियल कंडीशंस इस तरह की हो, तो इसका आंसर 0.6 आता है। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन दैट डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई विद इनिशियल कंडीशन वाई नॉट इज इक्वल टू 1, टी नॉट इज इक्वल टू 0, फाइंड सेकंड टर्म ऑफ टेलर सीरीज व्हेन टी इज इक्वल टू 0.5 एंड वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं, इनकी आप स्टेटमेंट्स को याद रखें और इनके आंसर को याद रखें। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई एक आध ही आएगा, अगर ज़्यादा भी हुआ तो एक आध क्वेश्चन ही आएगा, तो आप उसको इस तरह सॉल्व करें। वो कह रहा है कि अगर हमने इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 1 तक e⁻2x dx को, और हमने ये जो इंटरवल है 0 से लेकर 1, फ़र्ज़ करें ये हमारा 0 से लेकर 1 तक इंटरवल है, तो हमने क्या करना है, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में चेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक करने हैं 1। ठीक है, तो देखें यहाँ से स्टार्ट होकर ये 8 इक्वल इंटरवल में हमने किया है। तो जब आप 1 को 8 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0.1 है ना, 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक का क्या मतलब है कि आपने इसको 8 सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, तो उसकी हर एक की जो लेंथ होगी, वो विड्थ होगी, वो 0.125 होगी, यानी उसकी हर इंटरवल की विड्थ जो होगी वो 0.125 होगी, फिर ये 8 इंटरवल में डिवाइड होगा। रोमबर्ग इंटीग्रेशन मेथड इज़ मोर एक्यूरेट दैन ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन रूल। ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। द ट्रंकेशन एरर इन एडम्स प्रिडिक्टर फार्मूला इज़ 19/720 h डेल्टा की पावर 4 yn+1 डैश। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है ट्रंकेशन एरर का। तो जब आप 0 से लेकर π/2 तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, आपका इंटरवल जो है वो 0 से लेकर π/2 तक है, और आपने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले तो हमने वहाँ पे 8 पार्ट्स में किया था, यहाँ पे हमने 4 पार्ट्स में करना है। तो आपका जो सब इंटरवल होगा उसकी विड्थ, हर सब इंटरवल की विड्थ π/8 होगी। हर सब इंटरवल की क्या होगी, π/8 होगी। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज गिवन बाय HD इज इक्वल टू -log(1 - डेल्टा। ठीक है, ये रिलेशन आपने याद रखना है। In Richardson extrapolation, the exploitation process is repeated until the desired accuracy is achieved. This repeated process is called extrapolation to the limit. तो इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट आएगा। The Euler method is numerically unstable because of slow convergence of error. ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल इसलिए है Euler मेथड, क्योंकि इसमें जो एरर टर्म है वो बहुत स्लो कन्वर्ज करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल डिफरेंस मेथड सीम्स टू बी गिविंग अ बेटर अप्रॉक्सीमेशन, हाउएवर इट रिक्वायर्स मोर कंप्यूटेशन। तो जो सेंट्रल डिफरेंस मेथड है, ये ऐसा लगता तो है कि ये हमें अच्छी अप्रॉक्सीमेशन दे रहा है, लेकिन इसके लिए हमें कंप्यूटेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसकी असल स्टेटमेंट क्या होगी, इसकी असल स्टेटमेंट ये है कि सेंट्रल डिफरेंस जो है वो एक्यूरेट भी है, और इसके लिए हमें लेस कंप्यूटेशन चाहिए होती है। ठीक है, डिफरेंसेस मेथड्स फाइंड द न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। जो डिफरेंसेस मेथड है, जिनमें फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड, बैकवर्ड डिफरेंस मेथड, ये सारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल सोल्यूशन होते हैं सिस्टम के लिए। तो इसका आंसर न्यूमेरिकल है। इन आर के मेथड, रुंगे कट्टा मेथड, वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड फाइंड ग्रेटर एक्यूरेसी। तो इसमें हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एन इनडेफिनेट इंटेग्रल में डाइवर्ज इन द सेंस दैट लिमिट डिफाइनिंग इट में नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी इनडेफिनेट इंटेग्रल की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, वो डाइवर्ज कर जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो इससे पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बनाई है। ठीक है, काफ़ी लेंथी थोड़ी सी हो गई है, तो आपने इसको कंप्लीट देखना है। ठीक है, कंप्लीट वीडियो को देखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में भी MCQs तो आपके सारे क्लियर हो ही जाएंगे। तो कोई मसला परेशानी है या फीडबैक आपने लाजमी देना है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक हमें लाजमी दें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।